गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक अपना है एमबीओ के एडवांटेज और मेरिट। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ एमबीओ। तो अगर इनके नोट्स आपको नहीं दिए हुए हैं तो कल की क्लास में मैं नोट्स डाल दूंगा। आज अपने एक बार इसका वीडियो बना देते हैं, देख लो तैयार क्या करते हैं। भैया एमबीओ है क्या, पहले आपने ये देखा था, तो मैं पहले इस थोड़ा सा एमबीए के में पॉइंट पे चलता हूँ। एमबीओ के अंदर मैंने पढ़ाया था, जब हम किसी भी कार्य को ऑब्जेक्टिव वाइज लेके चलते हैं, इसका मतलब हो गया हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट बाई, इसका नाम भी क्या है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। तो पहला एडवांटेज बेटर मैनेजमेंट। तो अब इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बेटर मैनेजमेंट का मतलब होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड होगा, तो हम अच्छे से इनका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हम मैनेज करने जा रहे हैं वो अच्छे से उनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपन को, बेटर मैनेजमेंट। तो बेटर मैनेजमेंट में हम ये मान सकते हैं कि एमबीओ इम्प्रूव करेगा स्किल एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ इसके अंदर लिख लो स्किल एंड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखें। बिकॉज द फोकस दियर अट्रैक्शन एक्सटर्नली एट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जिन लोगों की जहाँ जरूरत होगी उसको अपन वहाँ पे लगाएंगे। बेटर प्लानिंग, देखो ऑब्जेक्टिव विदाउट प्लानिंग बेकार है। प्लानिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव बेकार है। बिकॉज एक फॉर्मेशन अपन को चाहिए, क्योंकि प्लान अगर आपको बनाना है तो ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये समझा दिया मैंने आपको। इसके लिए बेटर प्लान होता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड है। तो एमबीओ से एक तो क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्किल और परफॉर्म व्यक्ति अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। बेटर प्लानिंग के अंदर हम कह सकते हैं, क्या लिखोगे, कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान है तो प्लान अच्छे करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आएगा क्लेरिफाई ऑर्गेनाइजेशन। क्लेरिफाई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से व्यक्ति को क्या जॉब देनी है, कौन से वर्क बांटनी है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्लेरिफाई हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ें सही समझ में आ जाएगी। कमिटमेंट और परफॉर्मेंस, कमिटमेंट और परफॉर्मेंस मतलब हम पूरा काम ढंग से कर पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि हम हर व्यक्ति से काम में ले लेंगे। इसका मतलब पुट क्लियर गोल टू एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय का काम बांटा हुआ है और अथॉरिटी बांटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसका कमिटमेंट उससे व्यक्तियों से पूरा कराएंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब फायदा है, लाभ है। हम पढ़ क्या रहे हैं, एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो इसमें लिख दो आप मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन एंड हेल्प रिड्यूस कॉस्ट तो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे क्या बचेगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, ये जो डिसीजन पूरा पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, आधा ही लिखा हुआ था। बेस्ट पॉसिबल डिसीजन का मतलब होगा अगर हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड है तो हमें हर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन है वो हमारे हाथ में होगी और उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेज की ज़रूरत होती है तो उसका बेस हमें मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चेंज है, और इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि हमें फीडबैक मिलते रहते हैं, स्टैंडर्ड का पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अपन को मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम उसको डिसाइड कर पाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद में चलते हैं एडवांटेज टू टॉप मैनेजर्स। एडवांटेज टू टॉप मैनेजर का मतलब ये हो गया कि बड़े लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, व्हाट आर बेनिफिट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये लो, टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या है, इजी कंट्रोल। देखिए हम इसका ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव पता है
तो बेटा कंट्रोल करने में जोर नहीं आता। ऑब्जेक्टिव पता है तो कोऑर्डिनेशन, हर व्यक्ति को पता है कि किस किस का ऑब्जेक्टिव किस किस से टच में, तो इट इज़ वेरी इजी बिटवीन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं अपन। इजी गाइड टू सबऑर्डिनेट, प्रत्येक व्यक्ति को गाइड करने में आसानी होती है क्योंकि उनको, हर व्यक्ति को दे आर वेल नोन टू वर्क ऑब्जेक्ट ड्यूटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता होती है, तो उनको गाइड करने में अपने को समस्या नहीं होती है। फिर मोटिवेशन, दूसरा, एज ऑल द डिसीजन आर टेकन इन द कंसल्टेशन विद द फील्ड देमसेल्व्स ए पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज। हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेके चलेंगे, तो उनको अगर हम साथ में लेके चलते हैं, उनसे हर चीज़ कंसल्ट करते हैं, तो वो कंसल्टेशन विथ ऑल सभी के साथ अगर कंसल्टेशन करते हैं अपन, तो ये भी अपने लिए क्या है, फ़ायदा है, इसका भी अपने कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आप भाई पॉइंट नोट्स नहीं भेज पाऊँगा मैंने इसके अंदर बहुत सारा एक्सप्रेशन कर दिया, इसलिए पॉइंट कृपया करके यहीं से उतार लिए। देखिए एक बार मैं इसको होल्ड कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए। ये है, यहाँ पे आप जूम करके या जैसे भी इस वीडियो को रोक कर देख लेना, ये पॉइंट है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप रोक लो वीडियो को, यहाँ पे रोक कर आप इनको अपनी कॉपी में उतार लेना। उसके बाद एडवांटेज टू टॉप मैनेजर्स था, उसके अंदर ये हैं 4। जॉब इवोल्यूशन, ये मैंने बताया नहीं, ये 3 बता दिए, इजी कोऑर्डिनेशन, इजी गाइड टू सबऑर्डिनेट और मोटिवेशन, और लास्ट है जॉब इवोल्यूशन। तो जॉब इवोल्यूशन अपन को करना जरूरी है। जॉब इवोल्यूशन का मतलब होता है कैन इवोल्यूट द सबऑर्डिनेट जॉब बिकॉज ऑब्जेक्ट, गोल और टारगेट सब चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। तो टारगेट वगैरह सब अपने पास क्या होना चाहिए कि भाई कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया, क्या उसके स्किल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, क्या उसकी परफॉर्मेंस उसके काम के हिसाब से चल रही नहीं चल रही, कितनी परसेंटेज स्पीड उसकी चल रही है, क्या एफिशिएंसी आ रही है, ये सारी चीज़ें जॉब इवोल्यूशन में आती है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे, अब पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 3, एडवांटेज टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या फ़ायदा है, व्हाट इज एडवांटेज टू सबऑर्डिनेट, तो हमें देखना है। तो सबऑर्डिनेट का अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर ये देखो, ये पहला है इजी फुलफिल ट्रेड एंड गोल। सबऑर्डिनेट का फ़ायदा ये है कि इजी फुलफिल टारगेट एंड गोल, वो अपनी टारगेट और गोल को, अगर उनको ऑब्जेक्टिव पता होता है तो वो अच्छे से जल्दी इंक्रीज कर पाएंगे, बिकॉज दे आर द पार्टिसिपेटर, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में खुद पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें लिख दो वो क्या थे, पार्टिसिपेटर थे। पार्टिसिपेटर बंदा होता है खुद पार्टिसिपेटर्स, तो खुद वो अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसको सारी चीज़ें गोल और टारगेट ये हो जाता है उसके लेने के लिए। फिर है इंक्रीज इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड इफिशिएंसी। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेटा आगे आना, पहल करना। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो अंदर की इनिशिएट करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट कराया गया है और वो खुद वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। हर बंदा पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर होता है, खुद ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाला, खुद बताने वाला होता है, तो इसमें इश्यू नहीं आता है, क्योंकि उसकी खुद की अंदर से इच्छा निकलती है कि हाँ यार ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और अचीव बेटर रिजल्ट का मतलब अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। जो हमेशा से करते हैं उसे अच्छा फील करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव और गोल और टारगेट सब क्या है, डिसाइड है। और उसका बाद मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेट होते रहेंगे और उनको जॉब पे सेटिस्फाई रहेंगे। ये अपने पास ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, अपने इसके हो गए MBO के। अब अपन चलते हैं, इसके अंदर और भी दिए हुए हैं, जैसे कुछ पॉइंट और हैं मैंने लिखे नहीं थे, जैसे मैं आपको बता दूं 6 नंबर का पॉइंट लिख दो आप, जॉब सेटिस्फेक्शन आ गया ना, उसमें लिखो नो ओरिजिन ऑफ इल्यूजन। नो ओरिजिन का मतलब होता है उत्पाद, ऑफ इल्यूजन का मतलब होता है अफवाह वगैरह, लड़ाई वगैरह, ये पैदा नहीं होगी, सबका टारगेट फिक्स होता है। और इसमें लिख दो फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद में 8 में लिखो बेस्ट कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। ये 3 मैंने पॉइंट लिखाए हैं, देखो क्या है, सारे पॉइंट ही देख लो। पहला इजी फुलफिलमेंट टारगेट एंड गोल, इंक्रीज इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड एफिशिएंसी, अचीव बेटर रिजल्ट, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, नो ओरिजिन ऑफ इल्यूजन, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेस्ट कम्युनिकेशन।
अब थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हुए अपन देख लेते हैं, ज़्यादा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन देखते हैं इसकी लिमिटेशन भी है कुछ। जैसे क्या है, डिफ़िकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो ये कह रहा है कि आप मुझे एक बात बताइए, ऑब्जेक्टिव करते करते 2 घंटे हो गए, आपको 5 घंटे हो गए, सब ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना इतना आसान थोड़ी है। तो बहुत बड़ी बात कही है इसने कि ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कैसे करोगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी विल डिसाइड ऑब्जेक्टिव, क्या हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। तो वेरियस फैक्टर अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। में बहुत सारे आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, ये आपका पहला लिमिटेशन है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें तो सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होता है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रोड बनती है वो टूटती नहीं, क्योंकि रोड बनती है, फिर पाइप वाला डालते हैं, फिर बिजली विभाग वाले बिजली के वायर वगैरह डालने के लिए वापस रोड को वहीं से ब्रेक कर देते हैं। तो दीज आर थिंग्स कि देयर आर नो कोऑर्डिनेशन। तो सेम थिंग इज अप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, द डिफिकल्टी टू कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटी, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पीरियड ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव एंड एंटरप्राइजेज विद द ऑब्जेक्ट इंडस्ट्री। तो ये चीज़ मेन है कि ये बहुत बड़ी बाधा है कि हाउ वी विल डिसाइड दैट इज थिंग्स वगैरह वगैरह है। फिर आते हैं डिफिकल्टी ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, एम्बियो इन्हांस danger of inflexibility in the organization or particular when the objective डिफ़िकल्टी ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, एम्बियो इन्हांस डिफ़िकल्टी ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने का मतलब रिजिड हो जाता है, कोई चीज़ कठोर हो जाती है तो बेटा उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आदमी को चेंज होना चाहिए। तो एम्बियो इन्हांस डेंजर ऑफ द इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड पहले से कर लिया, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई तो फिर वो एम्प्लॉइज़ लोग हैं उनको थोड़ी ज्ञान होता है, इतना उनका दिमाग थोड़ी काम करता है कि वो चेंज कर ले। तो पर्टिकुलरली व्हेन द ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसी नीड चेंज, जब जरूरत होती है तो क्या करें। तो दे कैनॉट वैलिड फॉर द इवन इन ए dynamic environment in need to the change the with the change in environment. But top management after hesitated to allow the change in that during the period of the time. तो ये समस्या आती है। फिर छोटा छोटे देखो 2-4 पॉइंट और है, जैसे क्या प्रेशर अपॉन द सबऑर्डिनेट। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया आपने, सबको काम बांट दिया, तो नीचे वाले सबऑर्डिनेटर होते हैं, प्रेशर होता है, वो प्रेशर पे वो काम नहीं कर पाते, ये बड़ी समस्या आती है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। लेक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, लोगों का सहयोग नहीं करते। जैसे अपने सभी एम्प्लॉय को बांट दिया, लेकिन एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का कोऑपरेशन करे ना करे, ऊपर वाला डिपार्टमेंट को साथ दे रहा नहीं देना, ये समस्या आती है। तो लेक ऑफ पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेशन, और साइंटिफिक और सेक्रीफाइस ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वांटिटिव तो बना लिया, क्वांटिटिव, लेकिन क्वालिटिव, इसका मतलब आप काम करने में ध्यान दे रहे हो लेकिन आपका क्वालिटिव है या नहीं है, ये सेक्रीफाइस कर दिया। इसका मतलब क्वालिटिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ द गोल, और गोल के शॉर्ट टर्म नेचर होते हैं, छोटे छोटे होना ज़रूरी है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा बना लिया तो फिर वो चेंज कैसे होगा, तो ये बड़ी समस्या आती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म नेचर के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि देखो एमबीओ जो प्रोग्राम है, टॉप मैनेजर होते हैं, सेट गोल फॉर द शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे गोल होते हैं, यूजुअली फॉर ए ईयर और ए लेस। इन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल बिकम इजियर, हेंस देयर इज ऑलवेज टू डेंजर एम्फेसिस टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और छोटे छोटे में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ही लंबा पड़ता है। तो थैंक यू सो मच।